साइंस एटेक के यूपीएससी मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से पेपर्स को करना होगा, दैट्स स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू पीपल थिंक सो लाइक प्रीलिम्स इज ओनली द result of UPSC, so you are totally wrong. Reason prelims just to qualify. Even I will request to all of you guys, you should give more and more attention towards the mains examinations. इवन काफ़ी हद तक बोलूँ तो आपके मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है, और ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाएं दैट विल बी मोर एंड मोर इवन बेटर फॉर ऑल ऑफ योर सेलेक्शंस. सो एक्चुअली इन दिस UPSC मेंस एग्जामिनेशन में what you should have to approach, that all discussion I'll do, and a part of this 2 years question paper I'll show you that UPSC asked. So it's a lecture 27, and here in this lecture number 27 and YouTube session guys, I would like to inform you like about the science attack mains analysis. A lot of things even here we know guys, and that will be really very beneficial for all of you. So चलिए स्टार्ट करते हैं. इस लेक्चर सेशन में पूरी तरह से हम कोशिश करने वाले कि मेंस में साइंस टेक को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरह के क्वेश्चन 2021-2020 में आए हुए हैं. दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, दोज आर द सीरियस एस्पिरेंट्स. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज डॉक्टर रवि ग्ररी. आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT Delhi. आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ Purvanchal IS फॉर फेस टू फेस क्लासेस. आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एनवायरमेंट. From last 18 years teaching experiences, 1000 plus selection in civil service examinations, and I'm the author of McGraw-Hill publication, the book of Science and Technology and Environment. This is my Telegram platform where you people can directly find out all the entire PDF, जिसके लिए आप यहाँ से जा सकते हैं और सीधा आप यहाँ से ले सकते हैं. तो I'll not request to anyone कि you go and run on any things. Apart of Unacademy profile, जो मेरा Unacademy पे सारी क्लासेस होती हैं, that you can listen here unacademy.com/ravi_p2010. और ये मेरा यूज़ कोड है जो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय यूज़ कर सकते हैं. सो यू विल गेट योर डिस्काउंट. दिस आर Unacademy educators, the well-known educators that you all people know very well and lot of experience in this, especially civil service examinations. So they will be really very beneficial for all of you regarding classes on Unacademy. See, it's approach of science and ecology for the mains examinations. So चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको मेंस के सिलेबस की तरफ लिए चलता हूँ. और मेंस के सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ. दिस इज़ योर ऑफिशियल सिलेबस जो UPSC ने लिखा है. इस ऑफिशियल सिलेबस को एक बार आपको जानना होगा इन GS पेपर 3. आई होप यू नो वेरी वेल. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके GS पेपर 3 में आता है. मेंस के सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ UPSC ने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ. Achievements of India in science and technology, indigenization of technology and developing new technology. It's the first paragraph of your syllabus. सेकेंड पैराग्राफ में UPSC ने दिया आपके मेंस के सिलेबस में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं सिलेबस से रहेंगे. बट एक बात मैं आपको फिर से बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे भी मिलेंगे जो इन सिलेबस के बाहर भी हैं. ओके, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. तो कहीं ना कहीं आपको मेंस के पेपर देखने के बाद यू विल एनालाइज कि हमें एक्चुअल में UPSC में क्या चाहिए. और कुछ क्वेश्चन इन्होंने जो ऐसा भी है जो सिलेबस में नहीं भी है उसके अलावा भी पूछे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक ज्ञान हो जाएगा. देखिए दोस्त, जब भी हम किसी पेपर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर और जाने के पहले एक चीज़ बता दूं. क्वेश्चन पेपर की तो छोटी मोटी एनालिसिस हम करेंगे. 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है. कौन कौन सी 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं? जब भी आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है. जिस भी टॉपिक पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी टॉपिक है तो उसका कोई ना कोई उसका इंट्रोडक्शन हो. जैसे मान लो कि इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर किस तरह की सोच है, या व्हाट अबाउट द इनिशिएटिव दोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी. तो यू मस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी इज. लेटर ऑन यू शुड कम ऑन द टॉपिक. सो सबसे पहले आपको जानना होता है इंट्रोडक्शन. जब भी आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जिसको पूछा जाता है एक्चुअल में वो क्या है, यू मस्ट हैव टू राइट इट इन द फ्यू वर्ड्स. इंट्रोडक्शन के बाद आपको जाना होता है मेन बॉडी पर. मेन बॉडी एक्चुअल में जो पूछा गया है वो क्या है और उसी के अनुरूप यू मस्ट हैव टू राइट योर आंसर, जिसको कहते हैं मेन बॉडी. तीसरा टॉपिक, तीसरे पॉइंट जो आपको मेंस में लिखना होगा दैट इज योर कंक्लूजन. ओके, जब भी आप किसी चीज़ को समाप्त करते हैं तो उसका अपना एक कंक्लूजन होता है. कंक्लूजन हमेशा आपको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव में लिखना चाहिए. इवन ज़्यादातर कि आपको पूरी तरह से पॉजिटिव में लिखना चाहिए, और इसको बहुत ही स्मार्टली आपको पॉजिटिव में आना चाहिए. अगर कोई नेगेटिव भी है तो वह कैसे उसका पॉजिटिव बन सकता है, यू मस्ट हैव टू राइट द कंक्लूजन्स. और चौथा पॉइंट जो होता है इसको आप फ्यूचर के साथ जोड़ दीजिए, जिसको आप कहते हैं वे अहेड. जब भी आप किसी भी टॉपिक को लिखते हैं तो उसको उसके फ्यूचर के साथ जोड़ दीजिए, जिसको आप कहते हैं वे अहेड.
ओके, ऐसी कुछ एनालिसिस मैं आपको किसी क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो 10% के आसपास, 10 to 15% ही, इससे ज़्यादा वेटेज ना लें नंबर ऑफ वर्ड्स का। मेन बॉडी आपको तकरीबन 70 से 75% आपको यहाँ पे रहना होगा, और तकरीबन कंक्लूजन और वे हेड में आपको 15% रहना होगा। तो तकरीबन 15% आपको वे हेड कंक्लूजन को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा रेयरली आप 20% जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड लिमिट्स, पर 75% यू मस्ट हैव टू स्टिक टुवर्ड्स द मेन बॉडी, जो एक्चुअल में जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे आगे से जब भी आप किसी आंसर्स को लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए इन दिस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। मेन बॉडी जितनी बड़ी है उतने हिसाब से आप पैराग्राफ लेंगे। कंक्लूजन और वे हेड को अगर एक पैराग्राफ में लिखते तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इनको दो अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है इन द मेन्स आंसर राइटिंग में, क्या लेना चाहिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं। किसी एक क्वेश्चंस को मैं आपको फ्रेम करके पूरा दिखाऊंगा, हाउ टू गो विद दिस इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन एंड वे हेड। बाकी सारे टॉपिक्स पर मैं धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम 2021 में जाते हैं। फिलहाल मैं आपको फिर बता दूं कि साइंस एंड टेक का रोल जीएस के पेपर 3 में है, और जीएस पेपर 3 में टोटल 250 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इस 250 मार्क्स के क्वेश्चन में तकरीबन 50 मार्क्स आपके पेपर में हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अ गुड रोल, और तकरीबन ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस, कभी कभी आपको 4 क्वेश्चंस ओके आपको साइंस एंड टेक से देखने को मिल सकते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। सॉरी, देखने को नहीं मिल सकते, आपको देखने को ही मिलता है, मिल नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर 100% है कि आपके आउट ऑफ 20 में से 1/5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो साइंस एंड टेक से है। सबसे पहले मैं आपको 2021 के ही पेपर पे लिए चलता हूँ, क्योंकि अभी ये जस्ट लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है जो पास आउट मतलब जस्ट गुजरा है। 2021 में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, हाउ इज S-400 एयर, ओके, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ओके जो हमें कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो चाइना हो, जिनसे इंडिया के मेन इश्यूज होते हैं, उनसे बेटर होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आईआर नहीं है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पाकिस्तान और चाइना से बेटर हो। उसी दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो S-400 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले S-300 था, और एक्चुअली बताऊँ जो S-300 है उसका अपग्रेडेशन है पूरी तरह से S-400 मिसाइल। और S-400 मिसाइल के बारे में आपको बता दूं, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। दिस इज द सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, जो सरफेस से एयर के लिए मार करने के लिए यूज होता है। और ये जनरली जो डिज़ाइन किया गया है, इसको जो डिज़ाइन किया है वो रशिया ने डिज़ाइन किया है, ठीक है, रशिया ने डिज़ाइन किया। फिर आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा शुरुआत कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की दृष्टि अगर हम देखें तो इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम काफ़ी सुदृढ़ करना होगा। वी हैव टू स्टैब्लिश एंड इवन इम्प्रूव आवर डिफेंस सिस्टम, एंड इन दैट रेफरेंसेज वी हैव टू इम्प्रूव आवर द S-300 मिसाइल्स, जो दैट वाज रिक्वायरमेंट। इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल जो रशिया ने डिज़ाइन किया है, तो 300 का ही इम्प्रूव वर्जन है, और ये S-400 बोले तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इवन ये क्वेश्चंस आपको मेरी साइंस एंड टेक की बुक से मिल जाएगा, जो मेरी 5th एडिशन की बुक आती है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। इट इज़ पब्लिक बाय द मैकग्रा-हिल, डॉक्टर रवि ग्रही के नाम से। उसमें क्वेश्चन आपको 15.374 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सीधा वहीं से बना है, ठीक है। इवन इस साल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, चाहे वो प्रीलिम्स को मेंस हो, काफ़ी क्वेश्चन आपको उस बुक से मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बुक आप पढ़ना मत भूलिएगा। पेज नंबर 15.374 देखिएगा। फिलहाल ये किताब तो एग्जाम्स के पहले लिखी जा चुकी थी, उससे ये क्वेश्चंस मिले हैं। सो प्राउडली आई कैन टेल यू गाइस द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, आइदर यू गो फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस आर कमिंग फ्रॉम दिस बुक, ओके। तो ये सब पढ़ना मत भूलिएगा। तो वही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान और चाइना से ये चीज़ काफ़ी बेटर है, फाइन, बेटर करनी है। अब यहीं पर मैं बताऊँ कि S-400 की जो बात होती है एक्चुअल में रशिया में एक एजेंसी है जिसको आप रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं, रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये रोसोबॉर्न इज़ द ओनली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इन द रशिया फॉर एक्सपोर्टिंग द इंटायर रेंज ऑफ मिलिट्री, है ना। ये आपको पूरा का पूरा जो मिलिट्री के पर्पस के लिए या डुअल यूज़ कोई टेक्नोलॉजी है, तो एक रशियन एक बॉडी हो गई जो आपको उन चीज़ों को बेचती है, ठीक है। तो इसी रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट्स ने ही, इवन आपको बोलूँ तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, मतलब इसके लिए एक्चुअल में भारत के साथ डील हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के नाम भी लिखने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, कि रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट के साथ जो एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है रशिया का, और जो काफ़ी हद तक जो मिलिट्री की चीज़ें होती हैं, डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन चीज़ों को ये बेचता है, ठीक है। तो इसी के साथ कबार हुआ। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये काफ़ी डेंजरस ऑपरेशनल मिसाइल इसको बोला जाता है। इट्स अ मोस्ट डेंजरस ऑपरेशन मिसाइल,
इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस। और डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वार में इस तरह की मिसाइल्स की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, सो वार वगैरह में इस तरह की मिसाइल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। एक चीज़ और बता दूँ कि एक्चुअल में इसे इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे या प्रेजेंटली जो सिस्टम है उनमें बेटर क्यों माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसे मिसाइल्स के साथ या कुछ ऐसे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाइल मैं बताऊँ थार्ड, THAAD, थार्ड THAAD। ये थार्ड जो मिसाइल है ना, ये यूएस का मिसाइल है। इसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अगेन आई रिपीट, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये जो थर्ड मिसाइल है ये एक्चुअल में ये अमेरिका की मिसाइल है, और जो सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है, और जो S-400 है दैट इज मच मोर बेटर देन थर्ड मिसाइल। ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानना होगा। एक बात और बता दूं कि अब इसके फीचर्स पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इन ऑल टाइप ऑफ एरियल कॉन्टेक्ट्स, किसी भी तरह के एरियल कॉन्टेक्ट्स आपको करने हैं, जैसे किसी भी लेवल पर आपको एरियल वॉर करना है, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट से आपको वॉर करना है, या अनमैड एरियल व्हीकल से वॉर करना है जिसको रिमोटली पायलटेड व्हीकल कहते हैं, या फिर आपको कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल से वॉर करना है, तो इन सब केसेस में आपको बताऊं, इन सब केसेस में इस S-400 मिसाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट इज़ द बेस्ट। इसका रेंज देखोगे तो आप S-400 कहने का मतलब ही होता है कि इसका रेंज जो होता है तकरीबन 400 किलोमीटर का होता है। ओके, 400 इसीलिए कहते हैं कि इट्स रेंज इज द S-400। और लगभग इसकी हाइट अगर बताऊं कितनी हाइट तक ये जा सकता है, तो द हाइट इज अराउंड 30 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन एल्टीट्यूड जो होती है 30 किलोमीटर तक होती है, तो वी पीपल कैन यूज इट अप टू 30 किलोमीटर। और एक बात और बता दूं लास्ट में इसको इंडिया के साथ जोड़ना, इसका जो एक लॉट है वो आ चुका है S-400 का। पहले इसको लेके काफ़ी बातें हो रही थी, और ये काफ़ी हद तक आप इसको रिसेंट अपडेट्स में भी देख सकते हैं। ये जो लॉट वाली बात कर रहा हूँ, तो इसका एक लॉट आ चुका है, और जो पंजाब सेक्टर है, पंजाब सेक्टर के एरियाज़ में जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। और ऐसा सुनने मेरे साथ सेकंड लॉट अभी आने को है, और जून 2020 तक ये लॉट ला दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन था, मैंने आपको एक छोटा सा इसका R&D कर दिया है आपके पेपर के हिसाब से कि इसमें आपको किन किन चीज़ों को लोडना था। और देखिए लास्ट टाइम मैंने इसको क्या कर दिया, इसको वे अहेड के साथ जोड़ दिया कि भविष्य में इसके साथ क्या है। ओके, सो व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आई टोल्ड यू, और इसको मैंने किया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा, ये क्वेश्चंस इसमें आपके मेन से पेपर में काफ़ी हद तक फैक्ट थे, इनमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल थी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द अनदर क्वेश्चन इन योर पेपर इज गाइज लाइक व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीव इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक है, इसको थोड़ा सा होशियारी के साथ करना होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है किन किन जगहों पर हम बायोटेक्नोलॉजी को आज के हिसाब से जोड़ रहे हैं, ठीक है, जहां इनको और ज़्यादा तकनीकी की तरह की यूज़ कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ डायमेंशंस में। तो एक पार्ट तो आपके मेंस में ये है, एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा व्हाट इज अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब बायोटेक्नोलॉजी को जो मॉडर्न यूजर्स होते हैं, ठीक है, और उनको जो आप रिसेंट डेवलपमेंट से चीज़ों को जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अब आपको पहले बोलूँ कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप इस तरह के आंसर्स लिखते हैं तो ये खुला हुआ क्वेश्चन है। खुला हुआ क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी डायमेंशन है। जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आपको पता है कि बायोटेक के कितने डायमेंशन आप खोल सकते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर। तो आप देखो ना, इसको रेड बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। यू जस्ट सी द डायमेंशन गाइस फर्स्ट। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ओके, व्हाइट के अलावा आप चाहो तो दैट ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो बायोटेक्नोलॉजीज के जो ब्रांचेस हैं जिनको हम एप्लीकेशंस के बीच में बात कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर में अप्लाइड पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन के साथ ही जोड़ना है। तो इन एप्लीकेशंस के साथ अब इसमें आपकी R&D करेगी कि आपने कितनी पढ़ाई की है। आप ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में कितना जोड़ सकते हैं, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में कितना जोड़ सकते हैं, रेड में कितना जोड़ सकते हैं, और ग्रीन में जितना जोड़ सकते हैं, आप समझिएगा। तो इसमें आपको जैसे करना क्या होगा, अब आपको सीधा इसमें ध्यान देना होगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम मेडिकल यूज़ की बात करते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिनल यूज़ में बात करते हैं। खटाखट इसमें उठाइए और वो चीज़ों को लिख दीजिए जिसमें आप अभी हाल ही में आप बहुत सारी चीज़ें आप कोविड के केस में जानते हैं। तो ये कोविड के केस में या बायोफार्मा इंडस्ट्री के केसेस में आप पूरी की पूरी तरह से आप बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट को लिखिए। पहली चीज़, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर आप ओशन के केसेस में देख सकते हैं, ओशन डाइवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से भी जोड़ सकते हो ओशन में, जिसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिसको आप जानते ही होंगे, जहाँ पर ऑयल स्पिल वगैरह को डिजोल्व करने के लिए, डिसेंडेट करने के लिए जो ऑयल जैपर्स वगैरह बने, तो उसको भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑयल जैपर्स वगैरह भी बायोटेक्नोलॉजी के आधुनिकतम या मॉडर्नाइज रूप हैं जो अप्लाई एरियाज में। वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल यूज़ है,
इंडस्ट्रियल यूज़ है, तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की इकोनॉमी ही जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस होती है। और चौथा जो है आपको बताऊँ, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आप यहाँ पर बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात कर सकते हैं। और अपार्ट ऑफ गाइस, जो इंडिया में, जैसे इंडिया के रेफरेंस में थोड़ा सा आप चाहो तो DMH11 को जोड़ दो। भारत में भी एक धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 करके जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बना है, ठीक है, जो भविष्य में हो सकता है इसको लाइसेंस मिले, लोग कंज्यूम करें। तो इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अचीवमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि किस सेंटर से अचीवमेंट हुआ, आप उसको जो भी आज के आधुनिक टाइम के पीरियड के हिसाब से जिस डायमेंशन है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन एक खुला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको अलग अलग पैराग्राफ इन चीजों को जोड़ के लिखना होगा, पहला पार्ट। दूसरी चीज पूछ रहा है, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए दोस्त, किसी सोसाइटी में वीकर सेक्शन के लोगों को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए, तो पहला उनकी इकोनॉमी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, पहला इनका इकोनॉमी चाहिए, आपको फिर इसमें डायमेंशन ढूंढना होगा। दूसरा क्या होगा, उनका सोशल स्टेटस चाहिए, ठीक है, उनका सोशल स्टेटस है। सोशल स्टेटस आपके पास पैसा होता तब भी बढ़ जाए, ठीक है। तीसरा आपको क्या चाहिए, उनका हेल्थ चाहिए, है ना। तीसरा क्या चाहिए, उनका हेल्थ चाहिए। और कहीं ना कहीं आप उसको एग्रीकल्चर से जोड़ दीजिए। अगर पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है तो जनरली आप जानते हैं कि भारतीय किसान जो होता है, इंडियन फार्मर जनरली पुअर होता है। इन चारों डायमेंशन को पकड़िए, इनके बारे में लिख दीजिए, आप पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं सारी चीजों के बेस पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। 21st, इवन मैं आपको इंडिया में बोलूँ तो फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट काफ़ी कम लेवल पे है, इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया स्टैंड द 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड बायोटेक में, और फिलहाल ऐसा नहीं है, भारत अब काफ़ी काम कर रहे हैं। सभी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात की, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ होंगे, न्यूट्रिशन क्वालिटी अगर हम बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं जैसे गोल्डन राइस बनाया है, इस तरह की चीज़ें फार्मर्स की हेल्थी कंडीशन की इंप्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, इंसेक्ट से हम पौधों को बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज़ नहीं होगा, तो हम इन्वायरमेंट को भी सेव करेंगे और साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आप रट कर नहीं जा पाएंगे। यू मस्ट हैव टू बी अ क्रिएटिव माइंड। जो मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, ओके। और जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा आप जोड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितना आप पढ़ते हैं उतना आप सोचते हैं, और जितना आप सोचते हैं उतना आप जोड़ते हैं। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, पढ़ना, सोचना और जोड़ना। तो खूब पढ़िए, खूब सोचिए और जमकर जोड़िए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स 2014 पर वाज जॉइंटली अवार्डेड टू अकाशी, अमानो एंड नाकामुरा, जो इन्वेंशन फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू LEDs इन 1990s। हाउ हैज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पहली बात एक बार बताऊं, जो ब्लू LED है तो इसमें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन काफ़ी लोगों में होता है। और आपको लिए चलूँ तो मैं इसकी कहानी, अगर इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में, तो बिल्कुल मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा, थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, खोजी नहीं थी, कहीं मिलती नहीं, बनाई थी। और वो ईयर था 1879। बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये बंदा। बाद में चलकर वो, ठीक है, थॉमस एडिसन ने DC बनाया, बाद में निकोला टेस्ला आए, उन्होंने ये AC बनाया, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट्स बनाया। लेकिन अल्टीमेटली ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात यहीं से होती है। वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आपको आपकी जीवन के लिए, या कह लो आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनिएगा, पहले तो हमने वहाँ पे बात की। जनरली जो बल्ब्स हैं उनमें आर्गन है, नियान है, इस तरह के इनर्ट गैसेस यूज़ कर रहे हैं। बाद में आपने चल के मरकरी टाइप की चीज़ें लगाई, ठीक है, समझना। बाद में चल के आपने मरकरी लाया। मरकरी मतलब वही जो आप रॉड वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोगों ने मरकरी यूज़ की। मरकरी काफ़ी टॉक्सिक होता है। मरकरी को लेकर अभी देखो, आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हो कि मिनवाटा कन्वेंशन, कि वी मस्ट हैव टू फेज आउट द मरकरी, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। इन सब चीज़ों की बात होती है। धीरे धीरे इन चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूव करके 2014 में जो नोबेल प्राइज दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये पीपल स्टार्ट टू कनेक्ट दिस पॉइंट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस, क्योंकि क्यों ना, यही बैकग्राउंड होता है जो आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से जोड़ता है। अभी तक क्या होता था, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, समझिएगा, हमें क्या चाहिए जरा समझिएगा, हमें चाहिए ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर कंजम्पशन कम करे। क्यों पावर कंजम्पशन कम करे? देखिएगा, पावर कंजम्पशन इसलिए कम करे क्योंकि कम पावर अगर यूज करेगा तो कहीं ना कहीं कम कोल बर्न होगा, और कम कोल बर्न होगा तो कहीं ना कहीं कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। यानी वी पीपल कैन मेक दिस इन्वायरमेंट एज अ सस्टेनेबल। आज भी हम ग्रोथ करें और फ्यूचर को भी बचा कर रखें, और कहीं ना कहीं इस तरह के ऑप्शंस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो LED इज द बेस्ट ऑप्शन।
एलईडी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यही बात करने वाला, इस वन एलईडी में इसके पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, पर इन्होंने जो ब्लू एलईडी का क्वेश्चन पूछा है, आपको बताऊं काफी लोग ये पूछ रहे थे या सोच भी रहे थे, काफी बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये 2014 का नोबेल प्राइज अगर देने लगेगा तो फिर हम लोग तो ऐसे तो फिर कितना नोबेल प्राइज पढ़ेंगे। यूपीएससी इज 2021, क्वेश्चन पेपर 2014, तो सर कैसे पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि ब्लू एलईडी इंडिया में भी यूज करने की बात हो रही है, अमेरिका में भी पूरा का पूरा ब्लू एलईडी लग गया है। तो ब्लू एलईडी 2014 को जो इन्वेंशन है वो आज भी न्यूज में रहता है। अब ग्राफीन है, आज से 15 साल पहले ही, 12 साल पहले ही, 2010-11 के आसपास ही नोबेल प्राइज ही देगा, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो यह थोड़ी ना बोलोगे 2010 का नोबेल प्राइज आज भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफीन आज भी चर्चा का विषय है। बात करेंगे जब स्टैटिक पार्ट में भी मैंने आपको ग्राफीन के बारे में बताया ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो वही बात कर रहा हूं कि ऐसा आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल इन चीजों के टच में नहीं है। अक्सर आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज ब्लू एलईडी को लेकर रहता है। दूसरी चीज, अब काफी लोगों के दिमाग में ये होता है कि सब ब्लू एलईडी ब्लू कलर की होगी, एकदम गलत है। असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लू एलईडी होती है आपको बताऊं, इस ब्लू एलईडी में होता क्या मैं आपको बताऊं, जनरली जो ब्लू लाइट निकलता है, समझिएगा, इसमें जो ब्लू लाइट निकलता है, समझो ब्लू एलईडी में एक्चुअल में निकलता है ब्लू लाइट, लेकिन हम करते क्या उस ब्लू लाइट के साथ, उसमें कुछ फ्लोरोसेंस मटेरियल मिला देते हैं, उसमें कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल मिला देते हैं, और उन फ्लोरोसेंस मटेरियल की वजह से उनसे निकलने लगता है कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। ठीक है, क्योंकि लेकिन बैकग्राउंड में ब्लू लाइट यूज होता है, और ब्लू लाइट का मतलब ब्लू एलईडी, ब्लू कलर का जो भी है वो ब्लू लाइट यूज करता है, लेकिन वो निकालता एक्चुअल में है व्हाइट, क्योंकि इसमें कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल को मिला दिया जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एक लाइन में बतानी पड़ेगी। अल्टीमेटली ब्लू एलईडी में व्हाट वी आर यूजिंग इन द वेरी ब्रीफ गाइज इन 10 वर्ड्स में। अब समझिएगा इससे फायदा क्या है। असल में फायदा क्या है, ब्लू एलईडी के थ्रू जो एफिशिएंसी होती है, ओके, ब्लू लाइट की बात करूं तो इट इज मोर एफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, इट इज मोर एफिशिएंट देन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। कहने का सीधा का सीधा मतलब है, आज जो आप व्हाइट लाइट बनाने के लिए जो एलईडी यूज करते हैं, उसके कंपैरिजन में जब ब्लू एलईडी की मदद से जब आप व्हाइट लाइट निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पावर काफ़ी बचता है और लाइट की रोशनी भी ज़्यादा होती है। तो ये एक नया इंप्रूवमेंट हुआ है कि हम कम से कम पावर में हम क्या कर रहे हैं, मतलब कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज़्यादा पावर। यही इसीलिए बोला इट इज़ अ मोर एफिशिएंट देन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, जो अदर सोर्सेज होते हैं उसके कंपेरिजन में। तो यानी कहने का मतलब है, यहां पर जो डिस्प्ले होता है वो काफी बेटर डिस्प्ले आ जाता है। तो यहां पर क्या फायदा होता है, बेटर डिस्प्ले आ जाता है, और बेटर डिस्प्ले होने से अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात होती है कि इस इन्वेंशन से एवरीडे लाइफ में ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क पड़ता है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा उसके एक्सपेरिमेंट बताया था। असल में क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले अगर जो होगा, ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग जो होगी, है ना, जो होगा ब्लू एलईडी से काफ़ी बेटर होगा, पहली चीज़। दूसरा जो है, एलईडी वगैरह जो होते हैं 1/8 लाइट करीब कंज्यूम करते हैं इन कंडेंसेंट बल्ब के कंपैरिजन में। तो आपने काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी बचा ली, काफ़ी हद तक लोगों के लिए उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने बचा लिया, इस तरह की चीज़ें आपने की। तो ये मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, ठीक। और लो एनर्जी का मतलब होता है दोस्त कि जो रिमोट एरियाज के लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पाएंगे। ये भी चीज़ आप यहाँ कह सकते हैं। इवन पुअर पीपल अब जो है गांव में, वो लोग एजुकेशन कर लेंगे, काफ़ी हद तक सस्ती बिजली मिल जाएगी। और प्लस आपको बताऊं, जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वगैरह होते हैं, कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, उनके डेवलपमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लू एलईडी का यूज़ करते हैं। जैसे जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, ट्रांजिस्टर्स जो हम कंप्यूटर्स वगैरह में लगाते हैं, अगर उन ट्रांजिस्टर्स वगैरह में भी हम इस तरह के एलईडीज का यूज़ करें, कहते हैं उसकी एफिशिएंसी जो होती है ट्रांजिस्टर्स की काम करने में कंप्यूटर में 10% ज़्यादा बढ़ जाती है, 10% मोर एफिशिएंट हो जाती है। तो देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड यू मस्ट बी क्लियर गाइस। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिलीजियसली एक क्वेश्चंस को लेकर ढंग से डिस्कशन करने की कोशिश की है। 2021 के बाद वी विल गो टुवर्ड्स द 2020। 2020 में यूपीएससी क्या करता है, जरा यहां देखिएगा। 2020 में जो क्वेश्चन देता है, एक तो क्वेश्चन आपके पेपर में देता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। ओके, हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में हम बताएं तो जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम आपको 3 एग्जांपल्स देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक जिसको हम कहते हैं फुलरेंस, दूसरा जिसे हम कहते हैं CNT, और तीसरा जिसे हम कहते हैं ग्राफीन। होशियारी यही होती है कि नैनो टेक्नोलॉजी में आप 0D, 1D और 2D, ये जो डायमेंशनल पिक्चर्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लैब में बनाए गए हैं, आप इन्हीं के तीनों एप्लीकेशन लिख दीजिए, आप पूरा हेल्थ सेक्टर ले सकते हैं। इवन अगर आपने थोड़ा प्रीलिम्स का भी पेपर दिया हो तो आपको पता होगा ड्रग टारगेटिंग,
इस तरह के टर्म्स भी आपके प्रीलिम्स के पेपर में पूछे गए हैं 2015 ड्रग टारगेटिंग। ओके, फिर ड्रग टारगेटिंग के अलावा आप देखो तो क्या कहते हैं ये मतलब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं ड्रग टारगेटिंग वगैरह। एक और इसके साथ ऑप्शन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, ड्रग टारगेटिंग वगैरह। सो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मान लो फुलरीन है, तो आप फुलरीन का उपयोग जैसे स्किन के लिए कर सकते हैं, एज अ स्किन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के सेल को प्रोटेक्ट करेगा, उसको डैमेज नहीं होने देगा, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाएगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाएगा। इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको बताऊं तो जो इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, जैसे मान लीजिए कोई कैंसरस दवा वगैरह लेते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम कर देता है, इसका साइड इफेक्ट काफ़ी कम कर देता है, ठीक है, फुलरीन की वजह से। अपार्ट ऑफ ड्रग टारगेटिंग के अलावा मान लो कोई डीएनए को आपकी बॉडी में कहीं स्पेसिफिक जगह इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक नैनोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में एक तरह से नैनोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी भी एक तरह से नैनोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जब हम नैनोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नैनोटेक्नोलॉजी को हम कई डिसिप्लिन में बांटते हैं। जैसे एक हम कहते हैं नैनो सिस्टम, एक कहते हैं नैनो सिस्टम, ठीक है, नैनो सिस्टम के अलावा जैसे दूसरा हम कहते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। नैनो सिस्टम जो होता है उसी में आती है बायोटेक्नोलॉजी, ओके, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आता है नैनो मटीरियल्स, है ना। इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी के कई ब्रांचेस होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो हम एक्चुअल में डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं या जो चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी इतना स्कोप बन गया है ना कि उसको हमने नैनो टेक्नोलॉजी से अलग करके एक सेपरेट ब्रांच बना लिया। बट बायोटेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तभी मैंने बोला कि डीएनए वगैरह को भी एनालिसिस को हम इसके अंदर ले सकते हैं, फाइन। जैसे ग्राफीन की मदद से हम लोग डीएनए के बेस पर सीक्वेंसेस वगैरह भी पता कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा जैसे सीएनटी है, सीएनटी से जैसे हम लोग कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उससे पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर जाकर कैंसर वगैरह जो इफेक्ट्स होते हैं उनको किल कर देता है। इसके अलावा जैसे मान लो आप छोटे छोटे नैनो रोबोट्स वगैरह बना सकते हैं, नैनो रोबोट्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। नैनो रोबोट्स को आप शॉर्ट में नैनोबोट्स भी कहते हैं ना, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज अ नैनोबोट्स। आप छोटे छोटे नैनोबोट्स को बॉडी के अंदर भेजिए और बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग कर दीजिए। मान लीजिए कहीं बॉडी में कैंसर बन रहा है या मान लो कहीं आर्टरीज वगैरह के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उसको क्लीन कर दो आप पूरा का पूरा। इस तरह के ट्रीटमेंट भी हैं जो यहाँ पे पॉसिबल है इन दिस केस, ओके। इसके अलावा ग्राफीन भी आप काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। ग्राफीन का यूज़ भी अगर आप देखो तो इसको भी बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक ग्राफीन ऑक्साइड्स वगैरह देखो तो इससे कोई फूड मटेरियल वगैरह बना सकते हो, डीएनए की स्टडी कर सकते हो। तो मिला जुला के दोस्त वही मैंने बोला कि आप इन तीन को अगर आप पकड़ लो जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के मेन एप्लीकेशंस हैं, जिन चीज़ों को बनाया गया है लैब के अंदर, बस उसी के बेसिस पे आप कर लो। और एक बात और ध्यान देना कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा गया है। यू डोंट डायरेक्टली कम इनटू द हेल्थ सेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत ही छोटी साइज़ की होती है। प्रॉब्लम क्या है, जब नैनो टेक्नोलॉजी पूछा जाता है ना तो स्टूडेंट्स क्या करता है, 10⁻⁹ लिखने लगता है, एटॉमिक साइज लिखने लगता है। ये सब चीज़ें तो आप नैनोमीटर को बताते हैं, ठीक है, ये आप नैनो टेक्नोलॉजी को नहीं बताते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है? एक टेक्नोलॉजी जो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है और जहाँ पर स्मॉल साइज़ में ही जाकर उसका परफॉर्मेंस देखिए 3 वर्ड मैं बोलता हूँ, उसका परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी, ये 3 चीज़ें जाकर आती हैं। तो ये चीज़ आपको रखना होगा परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी विच आर स्मॉल इन साइज and then after reducing the size its performance, accuracy and reliability is going to enhance. This is the nano technology you people should be remember, okay fine। कभी इसको आप -9 और इस तरह की चीज़ों से मत बोलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, यू शुड बी क्लियर, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स। तो साइंस हमारी लाइफ में कैसे पूरी तरह से अंदर तक घुसा हुआ है, एंड व्हाट आर द स्टाइलिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब पूछा जा रहा है साइंस हमारी लाइफ में कैसे जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए अपने घर में आप किन किन चीज़ों में साइंस देखते हैं? तो आप हर सेक्टर में साइंस देखते हैं। साइंस आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ जुड़ा हो, आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, आपके अगल बगल जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं, सब में आपकी लाइफ में साइंस है। तो ये एक एंडलेस क्वेश्चन हो गया, ये आपका एक एंडलेस क्वेश्चन हो गया। यहाँ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मॉर्निंग में जब उठिए और नाइट में जब आप सोइए, आप किसी को नहीं, अपने फादर को देख लीजिए वो क्या क्या करते हैं। सुबह से उठिए और उसमें लाइफ में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ है उसको सुबह से शाम तक लिखते चले जाइए, पिताजी क्या कर रहे हैं। यू विल गेट दैट फ्रॉम द बिगनिंग गाइस। पापा उठे, ठीक है, मोटर लगाए हैं, पानी चढ़ाए हैं, समझिएगा।
उसके बाद घर में गए हैं, गीजर लगाए हैं, पानी गर्म करके नहाए हैं, ठीक है। उसके बाद गाड़ी उठाए हैं और यहाँ से घर से निकले हैं, तो वहाँ भी इंजन है। और ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ उनको एयर कंडीशन नहीं मिला है, घर में भी था। यानी कहने का मतलब इन चीज़ों को, ये एंडलेस टॉपिक है, सिर्फ आपको सोचना होगा, यू विल गेट योर आंसर्स। तो साइंस इंटरवोमेंट डीपली आवर लाइफ, और इतना ही नहीं, हेल्थ इश्यूज वगैरह की चीज़ों में, आपके घर की जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ, इवन आपके घर का मोबाइल फ़ोन है, आपके घर का पीएनटी है, सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर आपके घर का पूरा टेक्नोलॉजी है। तो ये आपको स्मार्टनेस है एक पैराग्राफ में, सो कैसे लिखेंगे। पर यू हियर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल टेल यू, इतने सारी चीज़ों को अलग अलग से डिस्क्राइब करने की जगह आप इन चीज़ों को कॉमा करके लिखेंगे, तो आप ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं कम से कम वर्ड्स में, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट्स भी ध्यान देना, दैट इज 150 वर्ड्स। वहीं कह रहा है कि व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस, दूसरा पार्ट मत भूल जाइएगा, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन द एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड अप बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो अब ये बताओ, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को आप कहाँ कर सकते हैं। तो एक तो आप प्रोडक्टिव, आप कहीं ना कहीं देखो तो मैकेनाइजेशन में पूरा का पूरा जो मशीन है वो कहाँ से आया है, पूरा का पूरा जो हाई यील्डिंग वेराइटी और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी बनाया वो कहाँ से बनाया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए और साइंस से एग्रीकल्चर को जोड़ दीजिए। पूरा मैकेनाइजेशन, पूरी हाई यील्डिंग वेराइटी, पूरी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, दीज ऑल एग्जाम्पल यू मस्ट हैव टू राइट इन दिस आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, जो कि आपके हर पेपर में इन्होंने जोड़ा है 2021 में। COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. Everyone know. However, the technological advancement are being availed readily to win over the crisis. अब यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी वाज शॉट टू एड मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अवेयरनेस, सबसे पहले एक तो अवेयरनेस, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स लोगों को लाकर संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आईसीटी से आपको जुड़ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो वहीं से इंफॉर्मेशन पता चला। दूसरा आपको पता चला जो यहाँ पर, यानी यहाँ पर कितने डायमेंशन आप बोल सकते हैं, समझिएगा। इसके अलावा देखिए, साइंस एंड ध्यान रखिएगा, लेकिन हम हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो अवेयरनेस कैसे फैलाएगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से फैलाएगा। इसके अलावा जो आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे ट्रीटमेंट में आप खुद जानते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, फिर आप ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR कर रहे हैं, फिर उसके बाद आजकल आपने बोला कि हम वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे। क्यों नहीं लिखते हैं सारा का सारा? एटलीस्ट आप इनके बारे में डिटेल में मत लिखिए, लेकिन एग्जामिनर को ये बताइए ना, आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट पता है, आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पता है, ये चीज़ें पता है। इसके अलावा और सुनिएगा, ट्रीटमेंट के अलावा अब प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जैसे आप सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर भी कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल ही तो है, जो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना रहे हैं। इस तरह के केमिकल कंपोजिशन को इस तरह के यूज़ करने में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो कहने इसके अलावा इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, पूरा का पूरा जो बायोफार्मा इंडस्ट्री है, जो आपको मेडिसिन बना रही है, जो वैक्सीन बना रही है, क्या आपको कम दिख रहा है? पूरा का पूरा भरा हुआ वैक्सीन के केसेस में कुछ वैक्सीन की कंपनियों के नाम लिख दीजिए, उनके नाम लिख दीजिए, और कुछ अगर पता है कि इसमें मैसेंजर आरएनए वाला वैक्सीन है या एंटीबॉडी बेस्ड वैक्सीन है, तो थोड़ा उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपने जितना भी शुरू से सुना है, पर आई विल सजेस्ट यू एवरीवन गाइस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आप जितना ज़्यादा नाम देंगे, जितना ज़्यादा आप नाम दे पाएंगे, वैक्सीन के भी खूब नाम दे दीजिए, उन वैक्सीन से कुछ फीचर दे दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी को बता सकते हैं। लोगों को एक करना, ट्रीटमेंट कराना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक आप यू पीपल कैन कनेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, कि पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले बेनिफिट बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है सनलाइट से, वो कैसे कन्वेंशनल एनर्जी से बेटर है, पहला पार्ट। दूसरा कह रहा है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर बाय आवर गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस। तो हमारे गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लाए हैं। तो देखिए, पहले तो बेनिफिट की बात अगर हम करें, सोलर एनर्जी कैसे वो कन्वेंशनल एनर्जी से बेटर है। कन्वेंशनल एनर्जी किसको कहते हैं? आज जो हम व्यवहार में लाते हैं, जिसमें आता है एक्चुअल में कोल। तो आज जो हम कोल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, हमारी एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरा क्या होता है, समय के साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, और रिसोर्सेज खत्म हो जाए फॉर द कमिंग फ्यूचर, अगर वो नहीं रहेंगे तो ये सस्टेनेबल यूज नहीं है।
ये सस्टेनेबल यूज़ नहीं है। तो पहला तो आप यही पकड़ लोगे कि जो सनलाइट है, एक तो क्या है, ये पोल्यूशन जनरेटिंग नहीं है, और यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू लॉस द रिसोर्सेज, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा जो होता है एक तरह का ये रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल होने की वजह से वी पीपल कैन अगेन जनरेट द पावर थ्रू द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी इज अ फ्री ऑफ कास्ट, ये कुदरत है। ओके, इसके लिए हम उसको कुछ पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ आपको और बता दूं कि सोलर एनर्जी का स्कोप भी अच्छा है, और इंडिया टाइप ऑफ कंट्री में है क्या, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, और हमारे यहाँ सनलाइट वगैरह अच्छा खासा डोमिनेटिंग होता है। तो कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट को आप लेकर जोड़ सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ को ये भी जोड़ सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कोप 26 क्यों नहीं डाल देते हो। अब हमें चलना है किधर की तरफ, हमें जाना है जीरो एमिशन की तरफ, 2050 की बात हो रही है, 2060 की बात हो रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, और वहां पर सोलर एनर्जी इज द बेस्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इस आंसर को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दो, जितना ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी करोगे उतना ज़्यादा नंबर ले लो। और दूसरा वाला पार्ट कह रहा है गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव है जो ऑफर कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव में तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे आपने 2010 में सुना होगा जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन सुना होगा, JNSEM सुना होगा, उसके बाद में आपने MNRE भी सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो लाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहता है कि भाई ऐसा है, 2015 में कहता है कि 2022 तक हम क्या करेंगे, 2022 तक लगभग 100 गीगावाट पावर जनरेशन हम लोग सोलर एनर्जी से शुरू कर देंगे। बाद में फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो ऐसा है कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ाएंगे, जहां पर 500 गीगावाट की बात हो रही है, तो अगर 500 गीगावाट करेंगे तो फ्यूचर में और बढ़ाने वाले हैं सोलर एनर्जी को। 500 फिलहाल पूरा रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है, तो लगभग 500 में आई डोंट थिंक सो कम होगा, अच्छा खासा पावर जनरेशन सोलर एनर्जी से अगर फ्यूचर का भी टारगेट है। और वहीं लास्ट में आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं कि भारत सरकार ने सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए सेफ्रन रिवोल्यूशन लाया। अब सेफ्रन रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सोलर एनर्जी ग्रोथ से जुड़ा, इंडिया में सोलर एनर्जी के बेस में पावर जन, इस तरह करके आप आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके पेपर में, आपको क्या दिख रहा है, साइंस एंड टेक को स्कीम से जोड़ना, साइंस एंड टेक को बिहेवियरल टॉपिक से जोड़ना, तो यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशन होना पड़ेगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा जो डिस्कशन था, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, बट स्टिल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देने की कोशिश की है, ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हद तक फ्रूटफुल हो। अंत में चलते दोस्त आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, मेरे जो कोर्सेज हैं वो साइंस एंड टेक और प्लस इन्वायरमेंट, दोनों ही कोर्सेज प्लस पे अवेलेबल हैं। नाउ यू पीपल कैन गो एंड ज्वाइन माय क्लासेस टुडे। नाउ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस रनिंग फ्रॉम 21 दिसंबर। अब इसमें काफ़ी क्लासेस है, 40+ क्लासेस हैं एटलीस्ट टोटल आई थिंक सो इट्स 70 to 80 आवर्स क्लासेस फॉर साइंस एंड टेक। ओके, ये सारी की सारी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल। रवि UPSC कोड यू पीपल कैन ज्वाइन अस फॉर द माई कोर्सेज। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो 19 जनवरी तक वैलिड है, इसे मिस ना करें। इसमें 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी है फॉर UPSC CSE 2023। इसमें आपको सारी किताबें दी जाती हैं, 3 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये UPSC CSE कॉम्बैट है, जहाँ पे 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने हैं। अगला 23 जनवरी को है, 11 बजे से भूलना, इसे ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें काफ़ी आपको प्राइजेस भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्लस एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, 1000 लकी पार्टिसिपेंट को एप्पल गैजेट्स और अमेजॉन वाउचर भी मिलेंगे, और पास कोड है इसको ज्वाइन करते समय जो आप यूज़ करेंगे, रवि UPSC। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा। मेरे भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है रवि साइंस एंड टेक वाला। यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ ऑप्शनल कोर्सेज के चैनल भी हैं जो लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पर, जो बाइलिंगुअल और हिंदी माध्यम में है। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 2021 के पेपर डिस्कशंस भी वहाँ पर हो रहे हैं जो मेंस में रहे हैं। अपार्ट ऑफ दिस गाइज अनअकैडमी पे आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे प्यारा सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी दी जाती है, यानी ट्यूटर भी आपको होता है जो आपकी हेल्प करता है। अपार्ट ऑफ अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी तरह की आपको लोन फैसिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। रवि UPSC आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अपार्ट ऑफ गाइज आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन सिर्फ आप जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं, आप ऑप्शनल के भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे कोड से मिल जाएगा। ये UPSC CSE के बैचेस हैं जो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन्हें मिस ना करें, इनमें आपको बुकलेट भी सारी दी जाएगी। डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, दोज आर प्रोवाइडिंग देयर ओन क्लासेस हियर। ये टेलीग्राम पे मेरा PDF है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा जाके ले सकते हैं। और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ स्पेशल क्लासेस में आपको बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अनअकैडमी पर मेरा कोड है, आप इसे यूज़ करें और प्रॉपर डिस्काउंट लें। चलते चलते दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा बजाना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। PDF के लिए आपको मैंने टेलीग्राम बता दिया है, वहाँ जाकर इसे ले लें। सो थैंक यू एवरीवन।
बाय।